Hello everybody, how are you? Everything is fine? Okay. आज के वीडियो में जो हम टॉपिक या जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो जानने से पहले या उसको बताने से पहले सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। और पिछले के पीछे जो वीडियोज हमने इस टॉपिक बाइपोलरिटी पे लेके बनाए हैं उनको एक बार देखने के बाद में आप इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा बेटर वे में समझ में या अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। तो मेरा यही सजेशन है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पिछले वीडियोज हैं उनको एक बार आप देखें, उनको समझें और उसके बाद में इस वीडियो में आए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉर्नर में। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर या जो क्लास 12th के लिए जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है बाइपोलरिटी, द्विध्रुवता। और उसके हम कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर कर चुके हैं पहले वीडियो में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोवियत यूनियंस डिसइंटीग्रेशन। सोवियत यूनियन के विघटन के परिणाम, क्या रिजल्ट निकला उसका विघटन होने का या सोवियत यूनियन के टूटने का छोटे छोटे देशों में। वर्ल्ड की जो एनवायरनमेंट है या वर्ल्ड की जो सिचुएशन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकले, क्या परिणाम निकले, उसको एक एक करके अपन क्लियर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, अंडरस्टैंड भी करेंगे, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब एंड शेयर। लेट्स स्टार्ट। जो पहला कॉन्सिक्वेंस या परिणाम है इसके विघटन का, सोवियत यूनियन के, या आप इसको समझ सकते हैं यूएसएसआर के विघटन का जो रिजल्ट निकला, जो कॉन्सिक्वेंस निकला, वो पहला है द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। जो शीत युद्ध का टकराव था यूएस एंड यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द ईयर ऑफ 1945, उसके एंड होने के बाद में जो एक लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई थी जिससे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की कई बार पॉसिबिलिटी भी बनी, वो सारे जो कन्फ्रंटेशन या जो टकराव थे या द्वंद्व जो थे वो एंड हो गए। और हमने उस कोल्ड वॉर वाले वीडियोज में देखा है कि कोल्ड वॉर जो था वो आइडियोलॉजी का एक द्वंद्व या कन्फ्रंटेशन था कैपिटलिज्म एंड कम्युनलिज्म के बीच में। यूएसएसआर जो है वो रिप्रेजेंट करता था कम्युनलिज्म को, तो जब इसका विघटन हो गया तो उस आइडियोलॉजी का भी विघटन हो गया। अब वर्ल्ड जो मैप था या वर्ल्ड एनवायरनमेंट था उसमें केवल एक ही जो विचारधारा थी, वो उसका सुप्रीम पावर था, वो था कैपिटलिज्म या पूंजीवाद। इसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंस ये भी है। तो जो कोल्ड वॉर की कन्फ्रंटेशन थे, द्वंद्व या टकराव थे, वो खत्म हो गए। और जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट या विवाद और सोशलिस्ट सिस्टम जो था वो भी उस कोल्ड वॉर के कन्फ्रंटेशन के अंत होने के साथ साथ वो भी खत्म हो गए। तो ये पहला कॉन्सिक्वेंस था सोवियत यूनियन के विघटन का। सेकंड, दूसरा जो कॉन्सिक्वेंस है वो है पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। जो पहले दो महाशक्तियां थी, दो सुपर पावर थी, यूएस और यूएसएसआर, उसमें से एक सुपर पावर जो है उसकी ताकत या पावर कम हुई। अब आप जानते हैं कि जो कमजोर हैं, जो छोटे हैं, कंट्रीज की बात हो रही है, वो उनका जो मन है या उनका जो रुख है वो किस तरफ जाएगा, सुपर पावर या जो सबसे ज्यादा ताकतवर देश होगा उसी की तरफ जाएगा। तो जो देश रशिया या यूएसएसआर के अंदर थे या उसमें जाने के बारे में सोच रहे थे, जैसे ही सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, सबका जो रुख था वो किधर मुड़ गया, से जो एकमात्र वन एंड ओनली सुपर पावर बची उसकी तरफ हो गया। तो पावर सेंटर जो था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का वो एक ही बन गया, यूएस। मतलब डॉन बन गया यूएस। सब अपनी अपनी फरियाद लेके वहीं पे पहुंचते थे। और यूएस जो है वो कौन सी विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूंजीवाद को, मनी, ना सपना मनी में। बस उसी के लिए फिर सभी देशों का जो झुकाव था, जो स्टूप था, वो किधर चला गया, एक ही पावर जो सेंटर था उसी की तरफ चला गया। और उसका प्रभाव वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे भी देखने को मिला। विश्व की जो राजनीति थी उसका परिणाम, उसका जो इम्पैक्ट था वो इस पर विश्व की राजनीति पर देखने को मिला। किसका प्रभाव, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का। ताकत के मामले में जितना यूएस पावरफुल है उतना ही रशिया भी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जो जितने बड़े बड़े या डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो कि यूएस को फेवर करते हैं, उन सभी ने रशिया पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए आफ्टर द यूक्रेन डिस्प्यूट। जबकि रशिया जो है वो किसी भी मामले में यूएस से वीक नहीं है, जहाँ तक अपन सैन्य ताकत या हथियारों की ताकत की बात करें। लेकिन वो किस मामले में कमजोर है, इकोनॉमी जो है, वो इकोनॉमी भी उसकी इतनी खराब नहीं है जितनी कोई, जैसे अपन ये कहें कि बहुत ही बैकवर्ड कंट्री है। लेकिन
विश्व की जो राजनीति या पॉलिटिक्स है और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें किसका दबदबा है, किसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, डॉलर का इम्पैक्ट ज़्यादा है। और डॉलर कहाँ की करेंसी है, यूएस की करेंसी, तो बस वो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो विश्व की राजनीति थी उसके अंदर जो शक्ति संबंध थे वो बदल गए। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस, यूएस बिकेम द ओनली सुपर पावर। दो ही सुपर पावर थी, एक कमजोर हुई तो बस एक ही बची और वो था यूएस। तो यूएस जो था वो एकमात्र महाशक्ति बन गया और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज नाउ द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली। जो पूंजीवादी सिस्टम था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वो अब अंतरराष्ट्रीय रूप से सबसे प्रभावी आर्थिक तंत्र बन गया था। इसीलिए डॉलर की जो वैल्यू है वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में सभी करेंसी से ज़्यादा है। हालांकि कुछ करेंसी ऐसी हैं जिनका वैल्यू जो है वो ज़्यादा है डॉलर से भी, लेकिन उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है क्योंकि उनका इंटरनेशनल इम्पैक्ट बहुत कम है। यदि उस करेंसी का इंडिविजुअल वैल्यू देखेंगे आप तो उसका वैल्यू जो है वो डॉलर के मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जब आप डॉलर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पावरफुल करेंसी डॉलर होगी। तो बस उसी का फायदा यूएस को मिलता है। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वो अब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रभावी आर्थिक तंत्र बन गया था, इकोनॉमिक सिस्टम बन गया था। ये उसका एक इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इसको आप जानते ही होंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही इसने इनकार किया है हमारे पड़ोसी देश को कर्ज देने से। समझ गए होंगे कर्ज की आवश्यकता कौन से पड़ोसी देश को है, तो उसको इसने जो कर्ज है वो देने से मना कर दिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इसका फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रीज को फंड प्रोवाइड कराता है, मतलब पैसे कर्ज देता है जिससे कि वो अपनी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको पूरा कर सके। लेकिन जो हमारा पड़ोसी देश है उसको तो अब इसने कर्ज देने से भी मना कर दिया है। क्या होगा, कुछ नहीं होगा उसका। तो चलिए, तो ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या बन गए थे, अब पावरफुल एडवाइजर्स बन गए थे। किसके, सभी देशों के। यूएन जो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर सलाहकार बन गए सभी देशों के लिए। तो ये एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस था सोवियत यूनियन के विघटन का। और क्या कॉन्सिक्वेंस थे देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंस है वो है कि द नेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवादी लोकतांत्रिक जो देश या लोकतंत्र वाले जो देश है वो कुछ जो है उनका उद्भव हुआ और उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल लाइफ है, राजनीतिक जीवन को संगठित करने का ये सबसे अच्छा अवसर पाया कि जो बड़ा एरिया है या बड़ा भूभाग है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना पॉलिटिकली ज़्यादा बेटर है अपनी पॉलिटिकल लाइफ को रीऑर्गेनाइज करने का या ऑर्गेनाइज करने का, संगठित करने का या उसको ताकतवर बनाने का। तो ये तो जैसे नेशंस के एस्पेक्ट से अपन देख रहे हैं कि छोटे छोटे देश जो हैं वो टूट के अलग हुए। जो बड़े कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, तो इसमें अब देश तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टेट्स जिनका एरिया बहुत ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, उस और जो छोटे छोटे स्टेट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स अलग बनाए जा रहे हैं जिससे कि पॉलिटिकल जो होल्डिंग है, पकड़ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और डेवलपमेंट ईजी हो जाए। क्योंकि लार्ज जो एरिया होता है, बड़ा जो एरिया होता है, उसमें फिर रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट करना या पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एक नया तरीका मिला उन उदारवादी लोकतांत्रिक देशों को जिससे कि वो अपनी राजनीतिक जीवन को संगठित कर सकें। तो ये एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस या परिणाम है उस डिसइंटीग्रेशन का। लास्ट जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि कुछ नए देश वो उभरे या जो इंटरनेशनल लेवल था उस पर दिखाई दिए, हु हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पायरेशन एंड चॉइसेज, जिनकी खुद की एक स्वतंत्र अपेक्षाएं थी और चॉइसेस थी, मतलब ऑप्शंस थे उनके पास में खुद के, इंडिपेंडेंट, कि उनको कौन से देश के साथ में टाई अप करना है, कौन से देश के साथ में रिलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने से उनको बेनिफिट है या वहाँ की जनता को बेनिफिट है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कुछ नए देशों ने सोची और वो इंटरनेशनल लेवल पे इमरेज हुए, उद्भव हुआ उनका। सम ऑफ देम वांटेड टू जॉइन द यूरोपियन यूनियन
एंड बिकेम पार्ट ऑफ द नेटो। सोवियत यूनियन में से जो अलग हुए देश थे वो उनमें से कुछ ये चाहते थे कि वो यूरोपियन यूनियन के सदस्य बने, और यूरोपियन यूनियन के सदस्य बनने के बाद में वो किसके सदस्य भी बन गए, नेटो के भी सदस्य बन गए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद ही होगा ये तो, नेटो ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, द सेंट्रल एशियन कंट्री, अब जो मध्य एशियाई क्षेत्र थे उन्होंने अपनी जो भौगोलिक स्थिति है उसका फायदा उठाया, और उसको फायदा उठाने के लिए कैसे फायदा उठाया, उन्होंने अपने जो रिलेशन थे वो रशिया के साथ में कंटिन्यू किए। जैसे पहले रिलेशन थे डिसइंटीग्रेशन से पहले, वैसे उन्होंने अपने संबंध बनाए रखे। जैसे कि मान लीजिए भारत को मान लीजिए, विघटन से पहले भी भारत के रिश्ते रशिया के साथ में या यूएसएसआर के साथ में वैसे ही थे जैसे अभी है। तो उन्होंने अपने रिश्ते जो है वो उसके साथ में बनाए रखे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पश्चिमी देश जो है उसके साथ भी अपना जो टाई अप है या अपना जो संबंध है उनको इम्प्रूव किया, सस्टेन किया। एक सुपर पावर के नाराज होने से दूसरे सुपर पावर के साथ में रिलेशंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इस तरीके की एक नई पॉलिटिक्स जो है वो वर्ल्ड लेवल पे देखने को मिली। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन या विघटन के बाद में हमें देखने को मिले या सबके सामने आए। तो आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। आपको समझ में आ गया है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम हो तो। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नई, कुछ ताज़ा, कुछ अच्छी, कुछ यूजफुल, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।